क्या आपके बच्चे की स्पाइन सीधी नहीं है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चुग। आई एम वर्किंग एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि ग्रोइंग एज और टीनेजर्स में ज़्यादा कॉमन है, जिसका नाम है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आपके बच्चे के स्पाइन का साइडवे कर्व होता है, उसको बोलते हैं। बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों का स्पाइन जो है वो बेंड हो रहा है, कर्व हो रहा है, और उनको उस कंडीशन के बारे में तब पता चलता है जब वो कंडीशन बहुत ही एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट और सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है। नॉर्मली जब हम स्पाइन को देखते हैं तो जब हम सामने से या पीछे से देखते हैं तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन अगर हम स्पाइन को साइड से देखते हैं तो उसमें कर्वेचर्स होते हैं जो कि नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं। अगर सामने से या पीछे से देखने पे स्पाइन में 10 डिग्री से ज़्यादा का बेंड या कर्व आने लग जाए तो इस कंडीशन को स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो 10 डिग्री से अगर कर्व आपका कम है तो वो स्कोलियोसिस की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो स्पाइन का कर्व मिनिमम 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको स्कोलियोसिस में कंसीडर करते हैं। स्कोलियोसिस अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो स्कोलियोसिस होता है, जो सबसे कॉमन है, वो है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस 10 से 18 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है, और ये स्कोलियोसिस इडियोपैथिक इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई भी अंडरलाइंग रीज़न नहीं होता। बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के बच्चों में स्पाइन जो है वो बेंड होने लग जाता है। इसको हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कह देते हैं, और ये गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। सेकंड जो स्कोलियोसिस होता है वो होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ बच्चों की बोन में, स्पाइन की जो हड्डी होती है उसमें कुछ डिफॉर्मिटी या कुछ डिज़ाइन में कुछ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से स्पाइन जो सीधा होना था वो सीधे की बजाय उस डिजाइन के हिसाब से कर्व होने लग जाता है। ये स्कोलियोसिस का जो टाइप है इसमें बहुत जल्दी पता चल जाता है क्योंकि ये एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी की वजह से हो रहा है। तीसरा जो स्कोलियोसिस का टाइप है वो है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर मतलब कि आपकी बोन्स ठीक है बट मसल्स में और नर्व्स में कुछ इशू है, जिसकी वजह से आपका स्पाइन जो है वो बेंड हो जाता है। तो इसमें कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि पोलियो सबसे कॉमन है जिसमें न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है जिससे आपका स्पाइन जो है वो बेंड होता है। और लास्ट जो कंडीशन है वो एडल्ट्स में या ओल्ड एज में होती है, जिसको हम बोलते हैं अडल्ट स्कोलियोसिस। और ये होता है आपका एज के हिसाब से, चेंजेस की वजह से, कि एज के हिसाब से आपका स्पाइन जो है वो धीरे धीरे बेंड हो जाता है और स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है। स्कोलियोसिस डेवलप होने के अगर हम कारण या रिस्क फैक्टर्स देखें तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है इसमें। किसी को भी स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है किसी भी बच्चे में, लेकिन अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें तो फैमिली हिस्ट्री और जेंडर में फीमेल जेंडर, ये दो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर फैमिली में पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को स्कोलियोसिस है तो स्कोलियोसिस दूसरे बच्चे में भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है कि फीमेल चाइल्ड में ये ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा जो है, जो कर्व होता है वो आपका प्रोग्रेस उस टाइम पे करता है जब आपका ग्रोथ का फेज होता है। तो ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे आपका स्कोलियोसिस कर्व जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं स्कोलियोसिस के, तो स्कोलियोसिस के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। बहुत कम बच्चों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, डाइजेशन डिफ़िकल्टीज या फिर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं। अदरवाइज नॉर्मली स्कोलियोसिस में कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आता। नॉर्मली जो पेशेंट को प्रॉब्लम आती है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आती है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स में उनके शोल्डर की हाइट जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। एक शोल्डर ऊपर होता है, दूसरा शोल्डर नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द कर्व। तो शोल्डर का जो अनबैलेंस है उसकी वजह से उनको कॉस्मेटिक डिफ़िकल्टीज आती हैं। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स रहती हैं जो हम देखते हैं वो होता है कि उनका जो रिब केज है, रिब्स जो हैं वो एक साइड की बाहर निकल जाती हैं पीछे से। जो शोल्डर ब्लेड है वो भी एक साइड का उठ जाता है। तो अगर शोल्डर ब्लेड उठा हुआ है, शोल्डर का जो लेवल है वो बराबर नहीं है, रिब्स एक साइड की पसलियां जो हैं वो एक साइड उभरी हुई हैं, वेस्ट क्रीज जो है वो अगर आपका अनइवन है, राइट और लेफ्ट साइड का बराबर नहीं है, स्पाइन अगर किसी एक तरफ बेंड हो रहा है, पेल्विस जो है आपका, हिप जो एरिया है वो पेल्विस का एरिया भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सब साइंस होते हैं जो हम या पेरेंट्स देखते हैं और डिफाइन करते हैं कि हाँ, इनमें स्कोलियोसिस का इशू चल रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और चेक करवाना चाहिए कि ये आपका सिग्निफिकेंट स्कोलियोसिस है या पोस्चर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम बात करते हैं कि हम स्कोलियोसिस का जो डायग्नोसिस है वो कैसे बनाते हैं। स्कोलियोसिस के डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन
और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बच्चों का शोल्डर का लेवल, पेल्विस का लेवल, कर्व्स, क्रीज, उनका स्कैपुला का लेवल, रिब्स कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में एलिवेटेड हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उनको फिजिकली अपीयरेंस में कितना स्पाइन का कर्वेचर रिलेटेड इशू आ रहा है। सेकंड जो चीज़ होती है फिजिकल एग्जामिनेशन में वो है एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, कि हम बच्चे को बोलते हैं कि आगे झुको, आगे झुकने से जो कर्व है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो स्कोलियोसिस आपका जो है वो स्ट्रक्चरल है या सिर्फ फंक्शनल है या पोस्चर रिलेटेड है। अगर कर्व आगे झुकने पे बढ़ जाता है इसका मतलब कि वो कर्व आपका स्ट्रक्चरल कर्व में आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका एक डायग्नोसिस बनाने में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल में हम एक्सरे कराते हैं फुल लेंथ एपी और लेटरल, और फुल लेंथ एपी में राइट बेंडिंग और लेफ्ट बेंडिंग कर्व का एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए कि उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्सरेस में हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट का कर्व जो है वो कितने एंगल का है। उस एंगल को जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सरेज में उसको बोलते हैं कॉप्स एंगल। कॉप्स एंगल अगर आपका 25 डिग्री तक है तो वो आता है आपका माइनर में, कि माइल्ड कर्व है। अगर आपका कॉप्स एंगल 25 to 40 डिग्री आता है मतलब कि मॉडरेट कर्व है, और अगर आपका एंगल जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है एक्सरे में, वो आपका आता है सीवियर कर्व में, सीवियर स्कोलियोसिस में। तो तीनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है। जो आपका कर्व माइल्ड या मॉडरेट में आ रहा है अप टू 40 डिग्री तक, वो आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जाता है, जिसमें हम बेल्ट, ब्रेसेस, फिजियोथेरेपी और डिफरेंट टाइप के ट्रैक्शन से, डिफरेंट मेडिसिन से और एक्सरसाइजेस से हम ट्राई करते हैं कि वो कर्व आपका कुछ हद तक करेक्ट हो जाए और एटलीस्ट आगे प्रोग्रेस ना करे। तो इन कंडीशंस में हम ये सारी जो फैसिलिटीज़ मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल हैं उनकी हेल्प लेते हैं टू ट्रीट द स्कोलियोसिस। अगर स्कोलियोसिस का जो कर्व है वो आपका प्रोग्रेस करते जा रहा है और या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो चुका है, वही एक कंडीशन होती है जिसमें हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरी आज के टाइम पे जो स्कोलियोसिस के लिए की जाती है वो बहुत ही सेफ है। इसमें बहुत तरह की मॉडर्न मेडिसिन में बहुत टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो कि स्कोलियोसिस सर्जरी को बहुत ही सेफ इफेक्टिव बनाती है। ये टेक्नोलॉजीज में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है न्यूरो मॉनिटरिंग, जो कि सर्जरी के टाइम पे आपकी नर्व्स को मॉनिटर करता है। सेकंड जो है वो है नेविगेशन, सी आर्म मशीन, ओ आर्म मशीन, जो कि स्क्रू डालने के टाइम पे आपको हेल्प करते हैं कि स्क्रूज जो हैं वो सर्जरी में सही टाइम पे सही जगह पे जाएं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं वो है एडवांस टाइप की एनेस्थीसिया मशीन्स जो आ चुकी हैं, वो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जो कि सर्जरी को सेव करते हैं, बट सर्जरी उसी कंडीशन में एडवाइस की जाती है जब आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और बच्चे का कर्व जो है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता ही जाता है। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास किसी को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई कंडीशन किसी को है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर स्कोलियोसिस को हम टाइमली डायग्नोस कर लेते हैं, सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी सर्जरी को करने से हम बच जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए या आपका इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं।